साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन विद रोजगार शाला में। साथियों आपको पता है मैं आपके लिए आपकी परीक्षा यूपी पुलिस के लिए जो हाल ही में होने वाली है उसके लिए जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूं और उनका विश्लेषण भी साथियों मैं करता हूं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों ये प्रश्न केवल यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए ही सफिशिएंट नहीं है। आपके जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो साथियों इन प्रश्नों को आप बड़े ध्यान से देखिए। और साथियों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और साथियों कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं साथियों। आज की वीडियो का पहला सवाल है कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। साथियों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसको माना जाता है। एलन ट्यूरिंग को, एडा लवलेस को, टिम बर्नर्स ली को साथियों, या फिर स्टीव वोजिक एक्स को। साथियों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर साथियों इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि एडा लवलेस। यानी कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर एडा लवलेस को माना जाता है साथियों। अब साथियों इसमें आपको एक विकल्प दिख रहा है एलन ट्यूरिंग। साथियों अगर मैं एलन ट्यूरिंग की बात करूं तो इनको आधुनिक कंप्यूटर का पिता, क्या साथियों, आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। वहीं साथियों अगर मैं टी बर्नर्स ली की बात करूं तो इन्होंने किसका आविष्कार किया था साथियों, इन्होंने WWW का आविष्कार किया था 1989 में साथियों। आई बात समझ में, यानी कि टिम बर्नर्स ली ने WWW का आविष्कार 1989 में किया था। वही साथियों WWW की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या, वर्ल्ड वाइड वेब WWW की फुल फॉर्म है और इसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने 1989 में किया था। अब साथियों मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ। मुझको बताइए कि सुपर कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है, यानी कि सुपर कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है बताइए मुझको। तो साथियों सुपर कंप्यूटर के पिता कहा जाता है किसको, सैमोर क्रे को। किसको, सैमोर क्रे को क्या कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर के पिता सैमोर क्रे। अब साथियों उन्होंने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, यानी कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, सैमोर क्रे ने बनाया था। उसका नाम क्या था साथियों, CD 6600, यानी कि CD 6600। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CD 6600 और सुपर कंप्यूटर के पिता सैमोर क्रे को कहा जाता है। वही साथियों एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता, यानी कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता कौन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता कौन है साथियों। तो हमेशा याद रखेंगे भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता विजय पांडुकर भाटकर साथियों। क्या, विजय पांडुरंग भाटकर, ये भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता हैं। वही साथियों एक प्रश्न पूछता है कि कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये, यानी कि कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है बताइए मुझको। कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है साथियों, तो कंप्यूटर के पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको साथियों, चार्ल्स बेबेज को सब कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, यानी कि किसी व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कब माना जा सकता है, मुझको इस सवाल का जवाब दीजिए। यानी कि इसमें विकल्प दिए हैं, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो वह, या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में सक्षम हो, या फिर साथियों प्रोग्राम लिखने में सक्षम हो, या फिर दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में सक्षम हो। बताइए कंप्यूटर साक्षर किसको कहा जा सकता है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में जो सक्षम है उसको कंप्यूटर साक्षर कहा जा सकता है। अब साथियों एक प्रश्न का जवाब दीजिए मुझे बताइए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कई बार पूछा गया प्रश्न है।
कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? ये 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि INA बचाव समिति में शामिल अग्रगण्य वकील कौन थे साथियों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि INA बचाव समिति में शामिल अग्रगण्य वकील कौन थे? इस प्रश्न का जवाब मुझको आप दीजिए। तो साथियों अगर मैं इस प्रश्न के उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और आसफ अली। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। अब देखते साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस समझौते के तहत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान ली थी साथियों? प्रश्न कह रहा है कि किस समझौते के तहत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के प्रथम निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान ली थी? इस प्रश्न का मुझको जवाब दीजिए आप। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं तो हमेशा याद रखेंगे इसको लखनऊ समझौता में माना गया था साथियों। कब? लखनऊ समझौता में इस चीज़ को माना गया था। अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। और मुझको एक बात बताइए, जो ये पूना समझौता है ये कब हुआ था साथियों? अति महत्वपूर्ण सवाल है। बात करते हैं पूना समझौता की। तो ये 24 सितंबर, कब? 24 सितंबर 1923 को क्या हुआ था साथियों? पूना समझौता हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। और जब उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे साथियों, जब ये पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1923 को, तो ये गांधी जी और अंबेडकर के मध्य में हुआ था। उस समय गांधी जी जेल में थे। अब साथियों मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए बता रहा हूँ, हमेशा याद रखेंगे। सभी बातें एग्जाम में पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाने लायक हैं। अब मुझको ये बताइए कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन कब हुआ था साथियों? हमेशा याद रखेंगे 1907 में। क्या हुआ था साथियों? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन, इस सूरत अधिवेशन में क्या प्रावधान था साथियों? इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल का साथियों। कांग्रेस का विभाजन, गरम दल और नरम दल का क्या हुआ था साथियों? विभाजन हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सूरत में जो अधिवेशन हुआ था 1907 में कांग्रेस का, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो हमेशा याद रखेंगे इस अधिवेशन की अध्यक्षता ये रास बिहारी घोष, क्या साथियों? रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अब साथियों ये तो इनमें क्या विभाजन हो जाता है 1907 में सूरत अधिवेशन में। वहीं एक प्रश्न पूछता है कि जो ये गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था, इनको आपस में इनमें सहमति कब हुई थी? तो 1916 में साथियों। कब? 1916 में लखनऊ में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का क्या होता साथियों? कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1916 में। इस अधिवेशन में क्या होता साथियों? जो नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था 1907 में, अब उनका आपस में क्या सहमति हो जाती है। यानी कि कई बार पूछा गया प्रश्न कि गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कब हुआ था? तो साथियों हमेशा याद रखेंगे ये 1916 में नरम दल, गरम दल और कांग्रेस लीग के बीच में समझौता होता है लखनऊ अधिवेशन में। और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेगा? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों हमेशा याद रखेंगे इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी AC मजूमदार ने साथियों। कई बार पूछा गया प्रश्न है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार के द्वारा की गई थी। अब साथियों मैंने इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बताया आपको? विकल्प क्या हो जाएगा कि किस समझौते के तहत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के प्रथम निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान ली थी साथियों? 1916 में लखनऊ समझौता के तहत। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है साथियों वर्ष 1929 में। कब? वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया, कहाँ हुआ था साथियों? मतलब कहने का मतलब है जो 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था, वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसमें क्या हुआ था साथियों? इसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पेश किया गया था। क्या साथियों?
पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पेश किया गया था। वही साथियों में अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करूं तो ये 1900 सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर के 1934 तक चला था साथियों। ये डेट पूछी जाती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से लेकर कब तक चला था। ये 1930 से लेकर के 1934 तक चला था। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है साथियों कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी साथियों। अति महत्वपूर्ण सवाल कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। 1770 में साथियों, 1788 में, 1789 में, 1750 में। अगर मैं फ्रांसीसी की बात करूं साथियों तो हमेशा याद रखेंगे इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। 1789 में क्या हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब साथियों प्रश्न क्या पूछेगा, यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय वहाँ का नेता कौन था। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट के समय में फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। और नेता कौन कौन थे उस समय, वोल्टेयर और मोंटेग्यू। कौन थे साथियों, वोल्टेयर और मोंटेग्यू कौन थे, वहाँ के नेता थे इस क्रांति के साथियों। अब यहाँ से और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकता है उसको देखते हैं। यानी कि यहाँ से एक प्रश्न ये बनेगा कि फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ ली गई है। यानी कि किन किन चीज़ों का प्रावधान, किन किन बातों का प्रावधान फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। तो हमेशा याद रखेंगे साथियों, फ्रांस से एक तो आपका स्वतंत्रता लिया है। क्या स्वतंत्रता, कई बार पूछा गया प्रश्न है साथियों। एक स्वतंत्रता लिया गया है, एक साथियों समानता का प्रावधान है, एक समानता का प्रावधान है, और एक साथियों बंधुत्व की भावना। क्या, बंधुत्व की भावना का प्रावधान। ये सभी तीनों की तीनों चीज़ें फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में ली गई हैं साथियों। और साथियों एक महत्वपूर्ण फैक्ट और बताइए कि रूसी क्रांति कब हुई थी। रूसी क्रांति कई बार पूछा गया प्रश्न है कि रूस में जो क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति वह कब हुई थी। तो हमेशा याद रखेंगे साथियों, रूसी क्रांति कब हुई थी, ये हुई थी 1917 में। और उस समय वहाँ का कौन था साथियों, किसके समय में हुई थी, ये लेनिन के समय में हुई थी। अब साथियों एक प्रश्न और क्या पूछेगा, एक पूछेगा कि जो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी जिसको गुलाबी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति और उसको गुलाबी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यह कब हुई थी साथियों। तो हमेशा याद रखेंगे ये 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। वहीं एक प्रश्न और पूछा जा सकता है साथियों, प्रश्न पूछेगा कि अमेरिकी क्रांति कब हुई थी। अमेरिकी क्रांति, अमेरिका में जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, अमेरिकी क्रांति। कई बार पूछा गया प्रश्न कि अमेरिकी क्रांति कब हुई थी। तो हमेशा याद रखेंगे अमेरिकी क्रांति 1775 कब, 1775 से लेकर के 1783, 1775 से लेकर के 1783 तक क्या हुई थी साथियों, ये अमेरिका में क्रांति हुई थी। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है साथियों, महत्वपूर्ण सवाल है कि बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। अब यहाँ से मैं आपकी कई सारी चीज़ें कंप्लीट कराने वाला हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा कि पूछ रहा है कि बियर एवं बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। चिड़ियाघर में साथियों, कृषि में, शेयर बाजार में, पशुपालन में। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, शेयर बाजार में। यानी कि बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग शेयर बाजार के क्षेत्र में किया जाता है। अब साथियों मुझको एक बात बताइए कि जो भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है था साथियों। कई बार पूछा गया प्रश्न है, एसएससी की परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न कि भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो हमेशा याद रखेंगे साथियों, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है साथियों, ये है साथियों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला ये क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। और इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, ये 1875 में इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। अब साथियों एक प्रश्न और पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करता हूँ साथियों, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी उसकी स्थापना 1992 में हुई थी साथियों। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में ही। यानी कि भारत का जो पहला स्टॉक एक्सचेंज जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी वो कौन सा था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, मुंबई में है। और साथियों मुझको एक और बात बताइए, यानी कि मुझको बताइए जो शेयर बाजार होता है, शेयर मार्केट होता है, उसके नियमन के लिए कौन सी संस्था काम करती है। जो शेयर मार्केट है उसकी देखरेख
किस संस्थान के द्वारा की जाती है, यानी कि उसको ऑब्जर्वेटरी संस्था, उसकी ऑब्जर्वेटरी संस्था कौन सी है, शेयर मार्केट की। तो हमेशा याद रखेंगे शेयर मार्केट की ऑब्जर्वेटरी संस्था कौन सी है, ये साथियों सेबी है। क्या है साथियों, सेबी। यानी कि सेबी क्या करती है, शेयर मार्केट की देखरेख करती है। शेयर यानी कि सेबी क्या करती है, शेयर मार्केट के जो नियम है उनको उनकी देखरेख करती है। अब इसकी सेबी की मतलब कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है, तो हमेशा याद रखेंगे सेबी की फुल फॉर्म है साथियों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और इसको हिंदी में कहते हैं साथियों, जो सेबी को हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं नियमन विनियमन बोर्ड, यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड, और इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब एक प्रश्न क्या पूछेगा यहाँ से कि सेबी की स्थापना कब हुई थी साथियों, और किस एक्ट के द्वारा हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बस सेबी से यहाँ से अलावा कोई प्रश्न पूछने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि सेबी की फुल फॉर्म हिंदी में क्या कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, किस एक्ट के द्वारा हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो साथियों सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और 1992 के एक्ट के द्वारा हुई थी। जो 1992 में सेबी के लिए एक्ट बनाया गया था उसके द्वारा सेबी की स्थापना 1988 में हो जाती है, और सेबी का मुख्यालय साथियों मुंबई में है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं। और साथियों यहाँ पर एक शब्द है, मैंने अभी प्रश्न में दिखाया था आपको, यानी कि शेयर मार्केट में बियर तथा बुल का शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है, शेयर मार्केट में होता है। मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखिए साथियों बियर का मतलब क्या होता है। बियर का मतलब होता है साथियों क्या, जब शेयर मार्केट एकदम से गिर जाए, जब शेयर मार्केट एकदम से गिर जाए उसे कहते हैं बियर। और जैसे ही शेयर मार्केट एकदम से ऊपर बढ़ जाए, जैसे ही शेयर मार्केट एकदम से नीचे गिर जाए उसका मतलब बियर होता है। और जैसे ही शेयर मार्केट एकदम से ऊपर बढ़ जाए उसे कहते हैं साथियों क्या, बुल। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है बियर और बुल। शेयर मार्केट का नीचे गिरना बियर, शेयर मार्केट का ऊपर उठना बुल साथियों।